मध्य प्रदेश कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन प्रोसेस 2026-27 की स्टार्ट कर दी गई है। अगर दोस्तों आप पीजी के किसी भी कोर्स यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलआईबी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो इसके लिए एक काउंसलिंग होती है जो कि ई-प्रवेश के माध्यम से स्टार्ट कर दी गई। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको बताऊँ। तो जैसा कि मैंने अभी-अभी आपको बताया, मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें एक काउंसलिंग से होकर गुजरना होता है। एक काउंसलिंग होती है जो कि ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होती है। तो अगर आप एमए, एमकॉम, एमएससी यानी कि पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन्स लेना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित एडमिशन्स लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होगा, तो आप इस यूनिवर्सिटी से संबंधित एफिलिएटेड कॉलेज केवल कॉलेज में ही एडमिशन्स ले पाएँगे। आप इन यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में एडमिशन्स नहीं ले पाएँगे। ई-प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से जो एडमिशन चल रहे हैं वो केवल और केवल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के ही एडमिशन्स होते हैं ई-प्रवेश के। तो आप इन यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स ले पाएँगे। एमए, एमकॉम, एमएससी यानी कि पीजी के किसी भी कोर्स में, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन को करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं वो देखेंगे, यानी कि इसका जो शेड्यूल है वो देखेंगे सबसे पहले और ये शेड्यूल आपको कहाँ पर मिलेगा? जो कि ई-प्रवेश की वेबसाइट पर ही मिलेगा। आपको गूगल पर आकर केवल ई-प्रवेश लिख देना है, हिंदी में लिख दीजिए, लिखो चाहे इंग्लिश में, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों प्रवेश समय सारणी जो कि घोषित कर दी गई है और हम सबसे पहले इस समय सारणी को देखेंगे, ठीक है? इस समय सारणी से क्या होगा, हमारी जो शेड्यूल है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसका जो शेड्यूल रखा गया है वो 3 राउंड में रखा गया है। सबसे पहला राउंड है जो कि 2 मई से 15 मई तक रजिस्ट्रेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 मई से 16 मई तक और हमें कौन-सा कॉलेज मिला है वो हमें पता चलेगा 21 मई तक और 26 मई तक हमारी फीस सबमिट। इसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट किया जाएगा 28 मई से 3 जून तक, ठीक है? और जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 मई से 4 जून तक होंगे। कॉलेज कौन-सा मिला है वो हमें 8 जून को पता। इसके बाद अगला राउंड होगा जो कि हमारा सीएलसी के नाम से होगा, ठीक है? इस जो कि 15 जून से 19 जून तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होंगे और 24 जून को हमें कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब 3 राउंड का यहाँ पे शेड्यूल दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो को देखने से पहले आपको एक वीडियो देखनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों एक तो हमारी ये वीडियो है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में एक दूसरा जो एक तो फर्स्ट वीडियो हो गया और एक सेकंड वीडियो, इन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। इन दोनों वीडियोज में मैंने एडमिशन्स की जो प्रोसेस होती हैं, जो बारीकियां जो प्रोसेस होती हैं, बारीकी अंदर की जो चीज़ है वो मैंने बताई हुई है। और दोस्तों अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो स्ट्रीम जब हम चेंज करते हैं तो हमें एक इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू किसे देना है? एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम सभी स्टूडेंट के इंटरव्यू होंगे। लेकिन इंटरव्यू की कुछ प्रोसेस है, कैसे इंटरव्यू होगा, पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी। यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश कॉलेज में एडमिशन लेने के नियम बदलाव हुआ है और अब बिना इंटरव्यू के एडमिशन्स नहीं होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक चीज़ है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंटरव्यू की चीज़ है। यहाँ पर जब आओगे तो लिखा गया है कि मेजर और माइनर विषय के अलावा अगर आप किसी दूसरे विषय से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक वॉक इन इंटरव्यू देना होता है, जो कि हमारा 27 अप्रैल से 14 मई तक चलेगा। 11 बजे से 2 बजे तक होगा। जब हम इंटरव्यू क्वालीफाई कर लेंगे, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि हमें हैंड टू हैंड कॉलेज से मिल जाएगा। ठीक है? इंटरव्यू किसे देना है वो मैं आपको वैसे तो इंटरव्यू के बारे में मैंने उस वीडियो में क्लियर चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप बीकॉम किया था यूजी में और अगर आप एमए, एमएससी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू होगा। आपने यूजी में बीएससी किया है, एमए, एमकॉम करना चाहते हैं तो इंटरव्यू होगा। अगर आप बीकॉम से एमकॉम करोगे तो इंटरव्यू नहीं होगा, बीएससी से एमएससी करोगे तो इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप बीएससी से एमएससी करना चाहते हैं, लेकिन मेजर और माइनर में जो आपके विषय थे, उस विषय के अलावा किसी दूसरे विषय से करना चाहते हैं, तो भी आपका इंटरव्यू होगा। जैसे कि बीएससी मैंने मेजर से मैथ है, लेकिन मुझे करनी तो एमएससी है, लेकिन मैथ से नहीं करनी, यानी कि मेजर और माइनर वाले विषय से नहीं करनी, तो भी हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब हम रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें नीचे आना है। यहाँ पर स्नातक के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है, बीए कोर्स पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है? इसके बाद में हमारे पास में कोर्स की लिस्ट आ जाएगी, किस-किस कोर्स में हम एडमिशन्स ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी कोर्स आ चुके हैं, यहाँ पर 22 कोर्स हैं और इसके अलावा जो भी पीजी के कोर्स हैं उनमें भी आप एडमिशन्स ले पाएँगे, ठीक है? तो इन कोर्सेज़ में तो ले ही सकते हैं, साथ ही जो पीजी के कोर्सेज़ और भी हैं, उनमें भी एडमिशन्स ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप एमए, एमकॉम, एमएससी 1 ईयर वाला करोगे, ठीक है? तो फिर आपकी जो यूजी है 4 साल वाली होनी चाहिए। अगर आप 2 ईयर वाला करोगे तो यूजी आपकी 3 साल वाली होनी चाहिए। जो कि कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है? तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? तब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी तो हमने सेलेक्ट कर ही ली है, स्नातक के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, यहाँ पर हमें छेड़खानी नहीं करनी है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक
ऑप्शन है क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर यस करना है। अगर हम आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो नो करना। ठीक है, जैसे कि अदर स्टेट के स्टूडेंट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। जैसे आप नो करोगे तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन था समग्र आईडी वाला वो हट जाएगा। ठीक है, अगर आप यस करोगे तो यहाँ पर समग्र आईडी वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये केवल मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप अदर स्टेट तो नो करना, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो यस करना। बस इस छोड़ जो कि छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर समग्र आईडी डालनी होगी। समग्र आईडी वही आईडी डालना जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो। आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट में वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यानी कि सभी जगह एक ही मोबाइल नंबर रखना जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर समग्र आईडी डाल देना। इसके बाद में क्या मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में नामांकन है, यानी कि आपने जो यूजी किया है, क्योंकि हम पीजी का कोर्स कर रहे हैं और पीजी जो होता है हमारा यूजी से होता है। तो यूजी जो आपने किया है उस यूनिवर्सिटी से किया है क्या, जो मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश में है तो यस करेंगे। अगर आप वो यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की नहीं है तो फिर हम नो करेंगे। ठीक है, जब हम नो करते हैं तो हमारे पास में कुछ अलग डिटेल्स आएंगी, जैसे कि इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे पूरे भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है उनके नाम आ जाएंगे। उन यूनिवर्सिटीज़ में से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप यस करो, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में स्थित है तो फिर आपको यस करना है और यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से आपने यूजी किया वो सिलेक्ट कर लेना। अब आपको अपना जो नामांकन नंबर है वो डाल देना है। यहाँ पर आपने यूजी कब किया है वो आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको एबीसी आईडी डालनी पड़ेगी। अगर आपकी एबीसी आईडी नहीं है, एबीसी आईडी कही है या अपार आईडी, बात एक ही है। एबीसी आईडी बनाना पड़ेगा, बिना एबीसी आईडी के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है और जब रेड स्टार है तो फिर हमें उस कॉलम को फिल करना ही होता है। एबीसी आईडी नहीं बनी तो क्लिक केयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एबीसी आईडी बना लेना पहले, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कर। एबीसी आईडी कैसे बनानी है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड का आंसर दिया गया है वो डाल देना, यहाँ से गेट डेटा पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों अगर आपकी डिटेल फिल करने के बाद अगर इस तरह का इंटरफेस आता है कि स्नातक का डेटा नहीं मिला इसलिए आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन के लिए भेजा जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें केवल ओके करना है। और दोस्तों अगर इस तरह का मैसेज आता है आपके सामने कि आपका नाम ये है और आपका डेटा प्राप्त हुआ है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है, तो बस इतना सा ये है कि आपका जो भी नेम और जन्म डेट वगैरह जो भी डिटेल होती है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल की हुई आ जाती हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जैसा कि आपका बाय डिफॉल्ट नाम आ जाता है, जेंडर आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, आपको फिल नहीं करने पड़ते हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंट होता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना, जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो सिलेक्ट कर लेना, ईडब्ल्यूएस है, यूआर है, जो भी है। ठीक है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना अपना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, अब हमारे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर की आईडी पर, यानी कि डिजी लॉकर वेबसाइट पर। अब यहाँ पर हमें अपनी फिर से अपार आईडी यानी कि एबीसी आईडी डाल देना है, जो अभी हमने डाली थी ना वही एबीसी आईडी सेम टू सेम यहाँ पर भी डाल देना है आपको। अब हमारे डिजी लॉकर आईडी यानी कि एबीसी आईडी से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू होने के बाद हमें रीडायरेक्ट किया जाएगा ई प्रवेश वेबसाइट पर, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग और वेट। अब हम ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारा जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। अब हम जो प्रोसेस करेंगे फॉर्म सबमिट करने का, ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशन एंड वेटेज, डॉक्यूमेंट अपलोड, कॉलेज चॉइस फिलिंग, प्रोसीड एंड लॉक, कैंसिल रजिस्ट्रेशन, इसको हटाओ, ये कैंसिल रजिस्ट्रेशन वालों के लिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी डिटेल फिल कर देते हैं। यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर फादर्स नेम। तो यहाँ पर जो भी डिटेल डालना वो आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। ठीक है, इसके बाद जेंडर आपका आई गया। ठीक है, इसके ऊपर रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका रिलीजन होता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस जो भी आपका अनमैरिड मैरिड वो सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर वही डालना जो आपका व्हाट्सएप बना हुआ है। व्हाट्सएप नंबर डालने से क्या होगा कि आपकी जो भी डिटेल हुआ करेंगी वो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, यहाँ से आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना और नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस तो आप डाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना।
इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना। इसके बाद ये परमानेंट ऐसा आपका सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से नीचे करना, जो सेव एंड नेक्स्ट लिखा है सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आपको कर देना है। और फिर हम दूसरा स्टेप आ जाएगा हमारे सामने, क्वालिफिकेशन। दोस्तों आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि आप पीजी का पढ़ रहे हो तो इससे पहले तो यूजी किया हुआ होगा ना। तो अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है या आपका ईयर का लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट है तो फिर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि आप ईयर वाइज है, आपका यूजी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, सेकंड ईयर का आ गया, थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है और लास्ट सेमेस्टर जो आपका सिक्स सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर का आपने एग्जाम तो दे दिया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, तो भी आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अंतिम सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षित है, यानी कि हमारा रिजल्ट अभी अवेटेड है, हमें इंतजार है हमारे रिजल्ट का, इसलिए हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में एक लाइन ऐड हो जाएगी यहाँ पर कि अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टरों का कुल योग दर्ज करना है। जैसे कि हम ईयर वाइज हैं तो ईयर वाइज में हमें फर्स्ट ईयर के नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, सेकंड ईयर के नंबर ऐड करने हैं, कितने नंबर आए हैं हमें वो हमें यहाँ पर डाल देना। जैसे कि हमें मान के चलिए 1200 नंबर आए, वो हमें यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और कितने में से आए हैं वो हमें यहाँ पर डालना है, मतलब हम डाल देते हैं 3600 में से आए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, अगर आपके टोटल सेमेस्टर 6 हैं तो वे 5 सेमेस्टर तक नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, उन कितने नंबर हो रहे हैं ऐड करके वो यहाँ पर डालना, कितने में से हो रहे हैं वो डालना। अगर आपका 8 सेमेस्टर वाला कोर्स है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 1 से लेकर 7 सेमेस्टर के नंबर है वो ऐड करने हैं। कितने नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर चुकी फिल कर देना, कितने में से आ रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो अगर आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास नहीं है तभी ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हम हमारे पास में फाइनल रिजल्ट है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। जैसे ही हम इस ऑप्शन को हटाते हैं तो जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट होता है तो ये लाइन यहाँ से हट जाती है, और जब लाइन हट जाएगी तो फिर हमारे पास में वही चीज़ें हो जाएंगी, बस अब यहाँ पर हमें फाइनल रिजल्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर और कुछ दिनों में आ सकता है तो फिर आप रजिस्ट्रेशन मत करो, यहाँ तक रुक जाओ। आपका अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है तभी रजिस्ट्रेशन करना मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया तो फिर आपको फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के हेल्प सेंटर जाकर के अपना रिजल्ट है अपडेट करवाना पड़ेगा इस वेबसाइट पर। इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। फर्स्ट राउंड में अगर एडमिशन नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं है, सेकंड राउंड का इंतजार कर लो। ठीक है, इसके बाद थर्ड राउंड है, फिर फोर्थ राउंड भी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तभी अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो सही रहेगा। मान के चलिए आपका अगर अभी कर देता, अभी कर दिया और रिजल्ट आपका नहीं आया, परसेंट कम है तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद अगर आपकी परसेंट बढ़ जाती है तो फिर कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर लो कुछ टाइम। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग फिर आपकी इच्छा वो करिए। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सारी चीज़ समझा दी। अब हम यहाँ पर चीज़ों को फिल करेंगे। तो ईयर, क्या आप और सॉरी यूजी आपने 4 साल वाला किया है और पीजी 1 ईयर वाला करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने यूजी 2 साल वाला हमने जो यूजी किया है वो 3 साल वाला किया है और हम पीजी 2 साल वाला करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो कि क्लिक करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपका यूजी 2 साल वाला है, आपका जो यूजी 3 साल वाला है या आपका यूजी 4 ईयर वाला है। 4 ईयर वाला है तो आफ्टर ऑनर्स करेंगे, 3 साल वाला है तो नीचे वाला करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अप्लाई फॉर 2 ईयर या 2 ईयर प्लस कोर्स हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर लास्ट एजुकेशन टाइप, हमारा जो सेमेस्टर वाइज है ये ईयर वाइज है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो यूजी है वो कितने सालों का है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे, 3 साल का या 4 साल वाला वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यूजी हमारा 3 साल वाला है तो हम 3 साल फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईयर तो हमारी बाई डिफॉल्ट है ही है। यहाँ पर लास्ट डिग्री हमने क्या किया हुआ है, बीएससी ओल्ड कोर्स वाला है।
या हमारा न्यू कोर्स वाला है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एनईपी वाला है तो एनईपी, ओल्ड कोर्स वाला है तो ओल्ड कोर्स वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कुछ भी सिलेक्ट करिए, बीएसडब्ल्यू एलएलबी किया है या बीएलआईबी, जो भी आपने कोर्स किया है, इस पीजी का फॉर्म भरने से पहले जो भी आपने फिल किया है, जो भी कोर्स किया है वो डालना है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। तो ग्रेजुएशन में तो हमारा यूजी आता है, और यूजी में आपने जो भी कोर्स किया हुआ है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एनी ग्रेजुएशन अगर आपके पास में इनमें से जो कोर्स दिखाए जा रहे हैं वो नहीं है, तो फिर आप एनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करोगे। ठीक है, क्या करोगे? एनी ग्रेजुएशन। अगर आपके पास में जो कोर्स की लिस्ट यहाँ पर है उनमें से आपको कोई भी कोर्स नहीं दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट का नाम, यानी कि एनी सब्जेक्ट फॉर बीएससी हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कोई एक सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, इतना ही रहने दो। अगर आप ओल्ड कोर्स सेलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पर एनईपी वाला सेलेक्ट करोगे, जैसे कि हमने बीएससी एनईपी सेलेक्ट करा, तो देखिए यहाँ पर अब सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट लिखा है, अब यहाँ पर मेजर माइनर लिखकर आ जाएगा। तो देखिए मेजर माइनर लिखकर आ गया। ठीक है, अब आपका मेजर में जो विषय था वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो मेजर में कौन सा विषय था। ठीक ठीक है, तो मेजर में जो मेन विषय था वो सिलेक्ट कर लेना। माइनर में जो विषय था वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने माइनर में कौन सा विषय सेलेक्ट किया था। ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना, बस इतना ही करना है आपको। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज में रिजल्ट है आपका या ग्रेड में वो डाल देना। कुल कुल कितने नंबर मिले, कितने में से मिले हैं वो डाल देना, यहाँ पर परसेंटेज शो हो जाएगी। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि हैव यू टेक द माइग्रेशन, यानी कि आप यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आपके पास में है, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आपको कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? क्वालिफिकेशन वाली डिटेल को जरा ध्यान से फिल करना, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती हो गई तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आपका रिजल्ट सीजीपीए में है और आपको ऑप्टेंड मार्क और टोटल मार्क नहीं पता है, फिर आप परसेंट कैसे निकालोगे? अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कि हम अपने सीजीपीए ऑप्टेंड मार्क में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पर सर्च करना CGPA टू ऑप्टेंड मार्क कन्वर्ट SVG चैनल, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम CGPA से परसेंट में ऑप्टेंड मार्क टोटल मार्क में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 11 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, 42,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने वीडियो देखा हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। 16 मिनट का ये वीडियो है, मैंने हर चीज़ डिटेल में आपको बताई हुई है। अब हमें जो अगला स्टेप है वो कंप्लीट करना है, वो स्टेप है हमारा रिजर्वेशन एंड वेटेज का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस। अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो कर देना, तो हम हैं। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको डालना है, RS से जो स्टार्ट होता है। इसके बाद में आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र कब बना, कब डिस्पोज हुआ, वो आपको डालना है। यहाँ पर उसका सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके अपलोड कर देना। इसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस सिलेक्ट, तो माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो यस करना, और जब आप यस करोगे तो आप इन धर्म के हैं तो आपको इन धर्म में से कोई एक धर्म है जो कि सिलेक्ट करना है। इन धर्म के अंतर्गत आते हैं तभी आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहाँ से नो कर देना है। ठीक है, आपके पास BPL कार्ड है, अगर आपके पास है तो लगा देना, और लगाना ही चाहिए। ठीक है, जब आप यस करोगे तो आपसे BPL कार्ड का नंबर मांगेगा, अन्यथा इसको नो कर देना। ठीक है, कि आपके पास वोटर कार्ड है तो यस कर देना, और जब आप वोटर कार्ड यस करोगे तो यहाँ से वोटर कार्ड का नंबर मांगेगा, इसको आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद में क्या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंक वगैरह में हैं तो यस करना, अन्यथा इसको नो कर देना। ज़्यादातर नो ही होगा, अगर आपका है तो यस कर देना। ठीक है, अन्यथा इसको नो कर देना है। इसके बाद MP टास्क प्रोफाइल ID अगर आपके पास में है तो बना लिया, अगर आपने MP टास्क की तो यस कर, यानी कि यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, जो कि OBC SC और ST की बनती है, EWS की नहीं बनती, जनरल की नहीं बनती है। अगर है तभी आपको डालना है। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट में से इनकम डाल देना कि आय कितनी है, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, जितनी भी है वो यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में क्या आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, विस्थापित हैं जम्मू कश्मीर से तो यस करना, नहीं तो नो। और क्या आप जो कि दिव्यांग जन है तो यस करना,
और कितना परसेंट है, क्या है, वो आपको डिटेल में डालना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, अन्यथा इसको नो कर देना। इसके बाद संपर्क में आके आप इनके अंतर्गत आते हैं तो सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको नन कर देना। एनसीसी या एनएसएस सर्टिफिकेट है तो यस करना, अगर यस करोगे तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अन्यथा इसको नो कर देना, ठीक है। इसके बाद में अगर आप खेल वगैरह में हैं, आपके पास कोई पदक है, कोई सर्टिफिकेट है तो लगाना, अन्यथा इनको आप स्किप कर देना। जब आप इनको लगा देते हैं तो आपको जो कट ऑफ जाता है कॉलेज का कट ऑफ, उसमें कुछ रियायत दे दी जाती है, यानी कि जैसे 5%, 10%। इसके बाद क्या आपके माता पिता सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तो यस करना, अगर यस करोगे तो ये डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, अन्यथा इसको नो कर देना। क्या आप किसी छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यस करना। जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना केवल उनको मिलेगी जिनका संबल कार्ड बना हुआ है, अगर संबल कार्ड नहीं बना हुआ है तो इसको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो कोई योजना का लाभ नहीं लेना है, ऐड कर देंगे। और यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब जो अगला स्टेप आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, ये ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना फोटो अपलोड करना है 10 KB से 50 KB तक। इसके बाद साइन अपलोड करना है 10 KB से 50 KB तक। बर्थ सर्टिफिकेट में 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। नेम वेरिफिकेशन में भी यहाँ पर 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। एलिजिबल एग्जाम मार्कशीट में आपको लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि जैसे कि यूजी की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, और यहाँ पर भी आपको वही यूजी की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर फ्रंट साइड से है और यहाँ पर बैक साइड से है, तो बैक साइड वाला भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और फ्रंट साइड वाला भी अपलोड करना है तो अपलोड कर देना, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट की मार्कशीट है, इंटरनेट की मार्कशीट में तो बैक साइड का कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पर फ्रंट साइड वाला ही अपलोड कर देना। और अगर आपके पास में जो कॉलेज की मार्कशीट है जो यूनिवर्सिटी से मिल चुकी है तो यहाँ पर फ्रंट वाला, यहाँ पर बैक साइड का अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप ओबीसी SC ST के स्टूडेंट होंगे तो 2 चीज़ें और पूछी जाएंगी आपसे, एक इनकम सर्टिफिकेट पूछा जाएगा और एक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का पूछा जाएगा, ठीक है। तो बता देता हूँ किस तरह से पूछा जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट पूछा जाएगा और यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर के नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें अपलोड जो हमें करना है वो अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। बात समझ में आ गई आप। और दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट पूछता है तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट है तो इसे अपलोड कर देना, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट यानी कि पीजी आपने किया हुआ है पहले, फिर से आप डबल से पीजी कर रहे हो तो उन स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप डबल पीजी नहीं कर रहे हैं तो फिर से स्किप करना पड़ेगा। एक और सर्टिफिकेट आपसे पूछा जा जिसका नाम है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इनको हम अपलोड कर देते हैं, जल्दी से आगे बढ़। जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा हमारा कॉलेज चॉइस फिलिंग करने का, यानी कि हमें यहाँ पर अपनी कॉलेज सिलेक्ट करने के हम किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉलेज चॉइस फिलिंग में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट MSc आ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर MSc क्यों आ रहा है, हमें तो और दूसरा विषय भी करना है, MA करना है या MCOM करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं तो इसके लिए हमें एक इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है। ये इंटरव्यू कहाँ से होता है, आपके लीड कॉलेज में होगा। आपका एक जिले में एक कॉलेज बनाया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। उस वीडियो में आपको मैंने सारी डिटेल बताई। अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर MSc क्यों आया है, क्योंकि हमने BSc किया था मैथ से, इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट MSc आया है। अगर आपने MA किया हुआ होता तो यहाँ पर BA किया हुआ होता तो MA आता, BCom किया हुआ होता तो MCOM आता, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, अगर आपकी मनपसंद का जो कोर्स है वो नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंटरव्यू से आपको जो कि चेंज करवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर आप LLB करना चाहते हैं या और कोई कोर्स करना चाहते हैं तो पे जो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट था ना, इस क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट में आप एनी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना, जो कि मैंने आपको बताया था ना अभी। एनी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पर LLB वगैरह भी आपका दिखाई देने लगेगा LLB के स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आप LLB करना चाहते हैं तो आपको अपने कॉलेज में एक बार बात करनी पड़ेगी, क्या सर हमें इंटरव्यू देना है या नहीं देना है, क्योंकि LLB का इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप अपने कॉलेज में एक बार बात कर लेना, क्योंकि इस बार इंटरव्यू का प्रोसेस अपनाया गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जब क्वालिफिकेशंस में आते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर एनी ग्रेजुएशन का अगर दिखेगा तो देखिए एनी ग्रेजुएशन, अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो फिर वहाँ पर शायद आपको LLB का या और कोई भी ऑप्शंस दिख सकते हैं।
और जब आप अपना इंटरव्यू दे देते हैं तो इंटरव्यू देने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है अन्य विषय प्रवेश हेतु पर, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या आप मेजर माइनर विषय के अलावा अन्य संबंधित विषय में स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें यस करना होता है। क्या आपने CUET की परीक्षा पास की है, अगर पास की है तो नो कर देना, अगर पास की है तो यस कर देना। अगर पास कर की होती है तो यहाँ पर आपको ये डिटेल है वो अपलोड करनी पड़ेगी, CUET पास और डिग्री किसके लिए, और अगर नहीं की है तो नो कर देना, ठीक है। क्या आपने विश्वविद्यालय की पात्रता परीक्षा पास की है, आप विश्वविद्यालय की पात्रता परीक्षा का मतलब क्या हो गया, इंटरव्यू, ठीक है। या तो आपने दोस्तों इंटरव्यू दिया है तो फिर आपको यहाँ पर CUET में नो करना पड़ेगा और पात्रता परीक्षा में यस करना पड़ेगा। अगर आपने CUET दिया है, ठीक है, अगर आपने CUET दिया है तो फिर पात्रता परीक्षा यानी कि इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर हम अपनी डिटेल सबमिट कर, तो समझ में आ गया। या तो CUET किया हो या आपने जो कि इंटरव्यू पास किया हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हो तो फिर जो अदर विषय से आप जो कि अपना जैसे कि BSc की जगह पर MSc जो आ रहा है वहाँ पर फिर MA और MCOM आने लगेगा। अगर आपको इन सभी झंझटों में नहीं पड़ना है, आप अपनी लाइन चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी जो लाइन में ही चलना है, तो फिर उसी लाइन में चलो और फिर आपको ना तो CUET देना है और ना ही आपको कोई भी इंटरव्यू देना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हम अपनी लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हम डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर MSc आ रहा है, MSc सिलेक्ट करेंगे, किस यूनिवर्सिटी से करना है उस यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए प्राइवेट, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। किस जिले में चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सर्च कर देंगे। तो जिन जिन जिले में या जो हमने जिला सिलेक्ट उसमें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे जिनमें MSc होता है, और MSc किसी भी विषय से हो सकता है, जैसे कि मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जिस भी विषय से होगा, या आपने यहाँ पर आपने जो क्वालिफिकेशंस में जो मेजर और माइनर में जो विषय सेलेक्ट किया हुआ होगा, जैसे कि हमने फिजिक्स किया था और एक मैथ किया था, तो हमें केवल मैथ दिखाई दे रहा है और फिजिक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम मेजर और माइनर वाले विषय से ही यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपना MSc कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिजिक्स और मैथ के अलावा यानी कि जो मेजर और माइनर के अलावा किसी अदर विषय से अगर आप करोगे, जैसे कि ओपन इलेक्टिव वगैरह से करोगे, तो वहाँ पर आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो फिजिक्स और मैथ ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दिखाई देगा ना, क्योंकि हमने मेजर और माइनर में केवल फिजिक्स और मैथ सिलेक्ट किया था, इसलिए फिजिक्स और मैथ दिखाई दे रहा है। अगर आपको MSc किसी अदर सब्जेक्ट से करनी है तो भी क्वालिफिकेशंस में या फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए इनमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मुझे एक कॉलेज ही चाहिए तो हम यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर देना। अगर आपको और कोई भी कॉलेज ऐड करने तो और कोई भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं, इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ से हम। अब जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा प्रोसीड एंड लॉक का। तो हमें अपने फॉर्म को लॉक, लेकिन लॉक करने से पहले अपना जो फॉर्म उस फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि अगर आपने कोई गलती की है तो वो गलती अभी सही हो जाएंगी, यानी कि आपका फॉर्म अभी एडिट हो जाएगा, फिर बाद में एडिट नहीं हो पाएगा। मान के चलिए कुछ आपको क्वालिफिकेशन में ऐड करना है तो क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना और आपका फॉर्म है जो कि एडिट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमें सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। इस तरह का मैसेज आएगा, OTP हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर व्हाट्सएप एंड मैसेज SMS। तो व्हाट्सएप पर भी OTP गया होगा और SMS पर भी OTP गया होगा। हमने जो फॉर्म भरा था वो गर्ल्स का फॉर्म भरा था, इसलिए कोई भी हमसे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली गई है। अगर आप बॉयज़ का फॉर्म भरो तो फिर आपको 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सब दिखाई दे रहा है, पेमेंट सक्सेस हो चुका है हमारा। हेल्प सेंटर कॉलेज का नाम आ चुका है, यानी कि अगर हमें कोई भी परेशानी होती है तो इस हेल्प सेंटर वाले कॉलेज पे ही हमें जाना होगा। हेल्प सेंटर की मैडम का या सर का जो नाम होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, कि हमारे फॉर्म को जो भी चेक करेंगे वो ये सर चेक करेंगे। किस कॉलेज में चेक होगा वो इस कॉलेज में चेक होगा। जब ये फॉर्म को अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पर जो नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर वेरीफाइड दिखाई देने लगेगा, और जैसे ही वेरीफाइड दिखाई देगा तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर वेरीफाइड होना जरूरी है। जब तक वेरीफाइड नहीं होगा, हमारा कॉलेज में नाम नहीं, यानी कि अलॉटमेंट लेटर
जब कट ऑफ आएगा कॉलेज का उसमें हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो नॉट वेरीफाइड लिखा है तो वेरीफाइड होना जरूरी है। अगर 3-4 दिन तक अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो कॉलेज का नाम दिखाई देता है उस कॉलेज में जाकर के आप खुद से भी सही करवा सकते हैं इन सर के पास में जाकर या इन मैडम के पास में जाकर। वैसे तो यहाँ पर लिखा है आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन प्रक्रिया में फिलहाल कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है, यानी कि अभी प्रोसेसिंग में है। लेकिन 3-4 दिन के अंतर्गत अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप अपने इस कॉलेज में जाकर के यानी कि हेल्प सेंटर में जाकर के फॉर्म को सही करवा सकते हैं, यानी कि वेरीफाई खुद से करवा सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, बस अब कुछ नहीं करना है। हमें अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करना है। ये अलॉटमेंट लेटर कब आएगा इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आता है। इस यूजर नेम को और पासवर्ड को अपने पास लिख कर रख लेना, अपनी कॉपी में लिख कर रख लेना, क्योंकि हम हमारा जो भी आगे का एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो इसी एप्लीकेशन नंबर और इसी पासवर्ड से होगा। तो इसको लिख कर रख लेना अपनी कॉपी में। बाई चांस अगर मोबाइल से मैसेज डिलीट हो जाता है तो वहाँ से हम रिकवर कर। दूसरी एक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये है कि सभी स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और सभी स्टूडेंट के जो डाउट होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर स्टूडेंट आपस में बातचीत करके या मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ पाएँ और एडमिशन प्रोसेस में जो भी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी डाउट हैं, उन डाउट को सॉल्व कर पाएँ। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप एक कम्युनिटी बना दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार व्हाट्सएप में ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम में उन्हें तो टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वीडियो को शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना और लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए